तो हेलो बच्चों, आज हम चालू करने वाले हैं पार्ट 3 बायोलॉजी का पार्ट 3 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। पार्ट 2 में मैंने सबसे लास्ट में बताया था सेल क्या होता है और उसके कंपोनेंट बताए थे। कंपोनेंट जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब बताए थे। तो आज इनकी डिटेल में पढ़ेंगे हम, डिटेल में होते क्या है। ये चैप्टर इसमें मेन है ये चीज़। तो हमारा सेल जो कंपोनेंट थे दोबारा बना लेते हैं हम उनको। तो सेल, अब सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट। तो बच्चों ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा इसमें आता है ये सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दूसरा कंपोनेंट है सेल वॉल। हमारा तीसरा कंपोनेंट है ये न्यूक्लियस। चौथा कंपोनेंट हमारा साइटोप्लाज्म। चौथा है साइटोप्लाज्म। और जो पांचवा कंपोनेंट है हमारा, जो पांचवा है वह सेल ऑर्गेनेल्स। तो बच्चों अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। ठीक है, अब आंसर आप कर देते हैं। तो बच्चों पहली हेडिंग हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली हेडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो डेफिनेशन है इसकी, The plasma membrane is now as also called cell membrane, found to all cell that separates integer and cell in the outside environment. तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नाउ एज द सेल मेम्ब्रेन। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। फाउंड द सेल दैट सेपरेट्स इंटीजर एंड सेल इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट।
जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह हमारे जो सेल है, हमारी कोशिकाएं, उनको सुरक्षित रखता है, भारी भारी वातावरण से, भारी वातावरण से सुरक्षित रखता है। अब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों एक ही होते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है, पर डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ। दूसरी है सेल सेल मेम्ब्रेन। द सेल membrane is now as plasma now as the plasma membrane and plasma lamina। और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, हमने पहले बता दिया है, द सेल मेम्ब्रेन इज नाउ एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लैमिना। तो हम जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और प्लाज्मा लैमिना भी कह सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक था, जो हमारा दूसरा टॉपिक है बता दिया बच्चों, ठीक है। हमारा दूसरा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल होता क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाउ द सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल है एक तरह की। अब हम इसको एक डेफिनेशन में ऐसे कहते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिंग टू आउटर कवरिंग, टू आउटर कवरिंग। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाउ एज द आउटर कवरिंग। यहाँ कर लेना आउटर, outer covering. Plasma membrane now has the outer covering cell wall. Plant cell is made up of cellulose. जो प्लांट सेल है वह क्या बनाता है? सेल्यूलोज बनाता है, सेल्यूलोज बनाता है। इट इज ए प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट। और जो तुम्हारा सेल वॉल है वह जो प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट, जो पेड़ों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। जो सेल वॉल होता है वह पेड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है। अब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम तो बताया नहीं था, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम ऐसे। अब इसके अंदर एक रॉड होती है, ये रॉड। अब ये हमारी
इसको कह लो, ये है, ये है, ये है, ये हमारी कोशिका। अब इन कोशिकाओं की रक्षा कौन करता है? अब इन कोशिकाओं की रक्षा कौन करता है? वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे कोशिकाओं की रक्षा करता है वह होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला टॉपिक है हमारा, नीचे लिख देते हैं हम। अगला है हमारा न्यूक्लियस। इसको रफ कर देते हैं, न्यूक्लियस क्योंकि बहुत बड़ा है। अगला टॉपिक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? अगला टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है, केंद्रक होता क्या है? इसकी हिंदी है, तो सीरियस से उड़ बच्चे हैं, हिंदी क्या लेंगे। न्यूक्लियस का मीन्स होता है केंद्रक। केंद्रक होता क्या है? तो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो क्या करें, बहुत बड़ी है। मैंने आपको डिटेल के बाद लगाई है नहीं, ये 2 लाइन डेफिनेशन है वैसे तो।
मैं समझा देता हूँ। Cell nucleus. Nucleus contains chromosomes which look like the rod-shaped structure, and only when the cell divides and the information with inheritance from parents to the next generation from DNA chromosomes are made up of DNA protein. The functional part of the DNA is called genus. So nucleus contains the chromosomes which look like the rod-shaped structure. जो न्यूक्लियस हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, उसकी शेप क्या होती है? उसकी रॉड की तरह शेप होती है। रॉड का नाम क्या हो? रॉड उसकी रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है, उसकी रॉड जैसी शेप होती है। एंड ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स एंड इंफॉर्मेशन विद इनहेरिटेंस, वे बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेरिटेशन के, फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन पेरेंट्स की कैसी होगी? डीएनए क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीनस। मतलब कुल मिला के बात ये है, जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस काम क्या करता है? न्यूक्लियस ये काम करता है, जैसे बच्चा है, बच्चे का डीएनए बाप से मैच नहीं हो रहा है, अपने पापा से डीएनए मैच नहीं हो रहा है बच्चे का, तो वह उसका बच्चा नहीं है। ये न्यूक्लियस तय करेगा। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? ये न्यूक्लियस है, ये है, और ये है इसमें डीएनए, ये इसमें डीएनए, ठीक है। अब ये क्या है? ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस है। ये है ये न्यूक्लियस है, और जो ये वाला हिस्सा है ये है, ये न्यूक्लियस है, और जो ये वाला है ये डी एन ए, ये डीएनए। और जब ये सब कहते हैं कि डीएनए मैच कर ले, डीएनए मैच कर ले, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स लुक लाइक द रॉड के स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस है वह रॉड की शेप जैसा होता है, रॉड की तरह ऐसा होता है, रॉड की शेप की तरह होता है। ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स इन्फॉर्मेशन इज इनहेरिटेंस, फिर बिना किसी आपत्ति के ये बता सकता है कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं। पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन डीएनए क्रोमोसोम्स, वह बता सकता है कि वह बच्चा हुआ कैसे। अब जैसे तुम्हारे पशु हैं, पशु गाय वाय हैं, अब गाय का ऐसा तो नहीं है गाय में से इंसान होगा, गाय में से बछड़ा होगा, से बछिया होगी, और जो मनुष्य है मनुष्य में से मनुष्य ही होगा, मनुष्य में से मनुष्य होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, मनुष्य के डीएनए में से मनुष्य ही होगा। और पशुओं के डीएनए में से पशु होंगे। जो जिसके लिए बना है वह उसी से मैच करेगा, अन्यथा किसी से मैच नहीं करेगा। तो हमने ये न्यूक्लियस तुमको बता दिया, डायरेक्ट भाषा में डीएनए मैच करना, डायरेक्ट भाषा में उसको कह सकते हैं डीएनए मैच करना। जैसे कि ह्यूमन से ही डीएनए मैच हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन और ह्यूमन के पास तो बैल हो रहा है, पशु के पास तो मनुष्य हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। पशु के पास पशु होगा और मनुष्य के पास मनुष्य ही होगा, जब इनका डीएनए मैच कर सकता है, अन्यथा डीएनए मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो हम बता देते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखवा देंगे, उसके बाद हम आपको अर्थ करके बताएंगे। तो द साइटोप्लाज्म is the inside
नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी बच्चों सॉरी। द साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड feels that of a inside the cell। तो ये है तुम्हारी साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन। द साइटोप्लाज्म इज ए लिक्विड फील्ड। साइटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ है डेट ऑफ ए इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर पाया जाता है। यह साइटोप्लाज्म सिंपल परिभाषा है, सिंपल डेफिनेशन है। द साइटोप्लाज्म इज ए लिक्विड फील्ड डेट ऑफ ए इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ है जो कि सेलों के अंदर पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बता देंगे हम, जिसकी एग्जाम्पल बताएंगे। पहले एग्जाम्पल है वाटर और साल्ट, और दूसरा एग्जाम्पल है जेली। जेली अंदर ऐसी होती है, जेली हमारे सेल की तरह ही होती है जेली भी। और अगर आपको ये नहीं कह रहा तो प्रैक्टिकल करके मैं बताता हूँ। अब हम जैसे स्विमिंग पूल जा रहे हैं, स्विमिंग पूल हर कोई जाता है, गर्मी पड़ रही है वैसे भी सब स्विमिंग पूल जाएंगे। तो जैसे कि इमेजिन करते हैं, हम इमेजिन करते हैं स्विमिंग पूल में हम जा रहे हैं। अब स्विमिंग पूल में जब कूदते हैं तो कूदने के बाद हमारा शरीर भारी भारी हो जाता है, जो पानी के दबाव से ऊपर तरफ आता है, पानी तरफ से ऊपर तरफ आता है। तो हमारे जो शरीर में साइटोप्लाज्म है उसमें उस टाइम पानी नहीं होता। जब हम स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो हमारे एक सेल में पानी भर जाता है, जिससे हम ऊपर तरफ आते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी स्विमिंग पूल में जाते होंगे तो आप ऊपर की साइड आते होंगे, ऊपर से जब तो तैर पाते हैं, इसकी वजह से तैर पाते हैं सब, लेकिन कोई तैर नहीं पाता, इसकी वजह से तैर पाते हैं। स्विमिंग पूल में जाते हैं तो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में पानी भर जाता है, लिक्विड फील्स पानी भर जाता है डेट इनसाइड द सेल, उस सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम इसके नीचे बता देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है। आज बच्चों ये आपका पार्ट 3 है। आज आपने जो मेन टॉपिक है सब मेन टॉपिक आज क्लियर हो जाएंगे। तो हम पढ़ा रहे हैं आगे। अब है सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो बच्चों ये हमारी सेल ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन हो गई है। और हम इसकी हिंदी बताएंगे आपको, इसको समझाएंगे क्या होता है ये। तो सेल ऑर्गेनेल्स इज अ
specialized structure within a cell perform specific function organ are equal multicellular organism. तो cell is a organelles specialized structure. जो हमारा सेल है वह एक विशिष्ट संरचना है, विद इन अ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और ये विशिष्ट कार्य करती है ऑर्गन आर इक्वल मल्टीसेलुलर ऑर्गन। और जो बहुकोष के हमारे जीव होते हैं वे हमारे अंगों के बराबर होते हैं। जो हमारा सेल ऑर्गन है इसमें हमारे जो बहुकोष के, जैसे कि हमारा हैंड हो गया, शोल्डर हो गया और चेस्ट हो गई, और ऐसे बहुकोष के जीव हैं ये हमारे अंगों के बराबर होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स में। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, और हम इसका डायग्राम आपको अच्छी तरह से डायग्राम समझा देंगे इसका। तो इसको रख कर दे बच्चों। चलो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों हम बना रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स का डायग्राम, हमारे शरीर के अंग। ओके, तो हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम सेल ऑर्गन का। अब हम बनाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स का डायग्राम। तो बच्चों ये आपका सेल ऑर्गेनेल्स का डायग्राम बन चुका है, ठीक है। तो वीडियो बीच में कट गई थी। ये राइबोसोम्स है, ये साइटोप्लाज्म है, ये गोल्गी एपिटस है। जो राइबोसोम्स होता है ये हमारा प्रोटीन का कार्य करता है, और साइटोप्लाज्म हमने पिछली वर्ष में पढ़ाया था, ये जेल की तरह होता है। जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हमारे अंदर जो पानी भर जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सब जितने भी हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स के पार्ट हैं, जितने भी हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं क्लियर करवा दूंगा। तो समझ में आ गया बच्चों। आज हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3, पार्ट 1 करा था, पार्ट 2 करा था, ये पार्ट 3 है। आज पार्ट 3 में हमने मेन टॉपिक है, जितने भी मेन टॉपिक हैं हमने सब क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपको, और